A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम। आज है 29th ऑफ मार्च और आज के करंट अफेयर्स हमको डिस्कस करने हैं। दिन के बज चुके हैं 12, सो इट इज टाइम फॉर आवर डेली सीए सेशन। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया यानी साक कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख कैसे डिफाइन की जाती है? चैत्र महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, चांद घटते हुए फेज में है और आज चतुर्थी है। और ये मैं आपको पूर्णिमांत कैलेंडर के हिसाब से बता रही हूँ जो पॉपुलरली नॉर्दर्न इंडिया में फॉलो किया जाता है। जो अमांत कैलेंडर है जो सदर्न इंडिया में जाता है वहां पे हो सकता है तिथि में कुछ वेरिएशन हो। चलिए, अब कल जो सेशन किया गया था उसका क्वेश्चन ऑफ द डे डिस्कस करते हैं। यहां से शुरुआत करेंगे, फिर आज वाली न्यूज के ओवर मूव ऑन करेंगे। Which insurance company is termed as the strongest insurance brand by Brand Finance Insurance 100 2024? Brand Finance Insurance 100 2024 ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसके हिसाब से पूछा जा रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड बनके कौन सी कंपनी टॉप पे इस रिपोर्ट में दर्ज की गई है। एंड द आंसर वुड बी हमारी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सेशन के दौरान हमने बहुत सारे डिस्कशन किए, राइट, एंड आई हैड आस्क्ड यू फ्यू क्वेश्चंस। उनका आंसर देखते हैं। रैंडमली आज मैंने क्रिया का रिस्पॉन्स पिक किया है। आई हैड आस्क्ड यू कि नोबेल प्राइज कितनी फील्ड में दिया जाता है? द राइट आंसर इज 6 फील्ड में दिया जाता है, जिनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस, ये जो 5 थे ये 1901 में दिए जाने शुरू हुए थे और जो इकोनॉमिक्स है वो 1969 में दिया जाना स्टार्ट हुआ था। देन आई आस्क्ड यू यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? सो यूपीएससी के चेयरमैन है मनोज सोनी जी। बिल्कुल, मनोज सोनी इज द राइट आंसर। हम टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे थे तो मैंने पूछा था टेस्ट क्रिकेट में कौन सी बॉल यूज होती है? इज इट द व्हाइट बॉल, रेड बॉल और व्हाट? तो टेस्ट क्रिकेट में यूजुअली रेड बॉल इस्तेमाल होती है। अगर डे एंड नाइट टेस्ट होगा तो पिंक बॉल का इस्तेमाल भी होता है। सो रेड बॉल यूजुअली टेस्ट क्रिकेट की होती है। इंडियाज नेशनल एंथम, हम यूएस के नेशनल एंथम की बात कर रहे थे। मैंने एक बहुत बच्चों वाला सवाल आपसे पूछा था, इंडिया का नेशनल एंथम किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, बिल्कुल। और हम फ्लैग बेयरर ऑफ ओलंपिक्स की बहुत टाइम से बात कर रहे हैं कि शरद कमल को बनाया गया है। तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था कि मैम टॉर्च बेयरर कौन है? सो टॉर्च बेयरर एंड फ्लैग बेयरर आर डिफरेंट। कल हमने डिस्कशन किया था। टॉर्च बेयरर इंडिया की तरफ से ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा है। ठीक है, ये सारे आंसर्स के आप चेक कर सकते हो। मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली। चलो आज के सेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे। आज जो मेजरली न्यूज आई है वो अपॉइंटमेंट सेक्शन से ज्यादा आई है। कुछ एक डिफेंस और एक न्यू साइंस टेक से हम देखेंगे। और आज हम एक स्टैटिक का पोर्शन कवर करेंगे जिसमें हम इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया जो है यूनेस्को में शामिल, उनका भी डिस्कशन करने वाले हैं। 15 कौन सी वो इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपॉइंटमेंट सेक्शन के साथ। सीनियर IPS ऑफिसर सदानंद वसंत दाते, क्या नाम है इनका? सदानंद वसंत दाते। इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA, निया। क्या है ये NIA? दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? सदा आनंद में रहने वाले, हमेशा इनके मन में वसंत रहती है, और ये हैं सदानंद दाते जी। गॉट इट? चलिए, सो ये सदा आनंद में रहते हैं कि हाँ मुझे कोई भी इन्वेस्टिगेशन दे दीजिए, मैं एकदम बढ़िया से कर लूंगा, ऐसे करके आप कुछ एसोसिएशन बनाएंगे। साथ में 2 और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखे गए हैं। पहला आता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल का, वो बने हैं राजीव कुमार शर्मा। राजीव कुमार शर्मा, जो बहुत ही जेनेरिक से नेम्स होते हैं जो आम हमको देखने को मिल जाते हैं, उनके लिए टेक्निक लगाना बहुत डिफिकल्ट है, तो सीधे याद करने की कोशिश कीजिएगा। फिर NDRF, वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। निया वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ओके ओके, आपको देखना चाहिए। सो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? पीयूष आनंद। पीयूष आनंद, वो भी आनंद जी थे। अभी जो हमने निया के देखे थे उनमें सदानंद था, सदानंद यानी सदा आनंद, और यहाँ पे हम NDRF के देख रहे हैं, ये भी आनंद है पर ये पीयूष आनंद है, तो हम इनको पीयू से कर सकते हैं। पीयू पीयू बोले कोयलिया, होता है ना। सो जहां भी डिजास्टर आता है उसके रिस्पॉन्स में ये पहुंच जाते हैं और सबसे पहले सबको शांत करते हैं पीयू पीयू बोल करके। बहुत बहुत वियर्ड टेक्निक्स है, डेफिनेटली बहुत वियर्ड है, पर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स राइट बैक टू अस कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, टेक्निक याद आती है, हंसते हंसते आंसर दे रहे होते हैं, एग्जामिनर भी सोचता है बच्चे हंस क्यों रहे हैं। ओके, सो दीज थिंग्स डू वर्क। पीयूष आनंद जी किसके डायरेक्टर जनरल बने हैं? NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के। अगला हम चलते हैं, अगेन फर्दर अपॉइंटमेंट कैटेगरी ही है। कमल किशोर
किनकी बात हो रही है? कमल किशोर जी की। सो कमल किशोर अपॉइंटेड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है उसमें स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कमल किशोर जी को अपॉइंट किया गया है। अब इस अपॉइंटमेंट को थोड़ा समझिएगा। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस जी, उनके अंडर में अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट होती है। किसकी पोस्ट होती है? अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट। और उस पोजीशन के अंडर में फर्दर हायरार्की में अगर अपन नीचे जाएंगे तो आती है असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट। असिस्टेंट सेक्रेटरी, और ये अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग रीजन्स के होते हैं, राइट। सो इसी में जो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, जनरल भी आएगा यहाँ पे, है ना, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन है, और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव सेक्रेटरी जनरल फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इस वाले डोमेन में। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एक ही होते हैं, उनके अलग में अलग अलग एरियाज यानी अलग अलग कामों को देखने के लिए अंडर सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किए जाते हैं। उन अंडर सेक्रेटरी जनरल को असिस्ट करते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल। तो इसी पोजीशन पे, इसी असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ विच डोमेन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इस पे अपॉइंट किया गया है कमल किशोर जी को। एक कमल किशोर जी को याद करना तो बहुत सिंपल है, कमल का फूल बना लीजिए, मैंने तो बहुत बकवास सा बना दिया है। सो इससे आप याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR में असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कमल किशोर जी को अपॉइंट किया गया। सिंपल सा, इतना सा याद रखना है आपको, नथिंग एल्स। अभी ये क्या हेड कर रहे हैं? ही इज हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA को अभी ये हेड कर रहे हैं। और जब G20 वर्किंग ग्रुप बना था डिजास्टर मैनेजमेंट का, जब हमने इंडिया ने प्रेसिडेंसी ली थी G20 की, उस समय इन्होंने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का जो G20 वर्किंग ग्रुप था उसको भी लीड किया था। तो इनका पूरा अभी तक का वर्क देखते हुए इनको इस पोजिशन पे अपॉइंट किया गया, कमल किशोर। गॉट इट? आगे बढ़ेंगे। अब अगला जो अपॉइंटमेंट आ रहा है वो लोकपाल से रिलेटेड आ रहा है। लोकपाल क्या है? लोकपाल हमने थोड़े टाइम पहले भी, अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो मेरे साथ, आपने डेफिनेटली मेरे साथ पढ़ा होगा कि लोकपाल एक ओम्बड्समैन होता है, यानी कि एक ऐसी बॉडी है जो एंटी करप्शन की तरह काम कर रही होती है। अगर सरकार में जो भी प्रोमिनेंट पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं, जो गवर्नेंस में प्रोमिनेंट पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं, अगर उनके खिलाफ करप्शन की कंप्लेन आती है तो पूरी जो इन्वेस्टिगेशन चलाई जाती है वो कौन चलाता है? लोकपाल चलाता है। लोकपाल के रिसेंटली हमने नए चेयरपर्सन का जब अपॉइंटमेंट हुआ था तो ढंग से समझा था। कौन है चेयरपर्सन लोकपाल के? खानविलकर जी, AM खानविलकर, बिल्कुल। तो अब उसी लोकपाल के अंदर मेंबर्स का अपॉइंटमेंट किया गया है। देखिए, लोकपाल के अंदर एक तो चेयरमैन यहाँ होता है, चेयरमैन या चेयरपर्सन बोलिए, और 8 मेंबर्स होते हैं। उन 8 मेंबर्स में से 50% यानी 4 मेंबर्स जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, यानी कि लॉ साइड के होने चाहिए। उन्हीं में से एक अभी अपॉइंट हुए हैं, फॉर्मर लॉ कमीशन के चेयरपर्सन रह चुके जस्टिस ऋतु राज अवस्थी जी। तो जस्टिस ऋतु राज अवस्थी बने हैं जुडिशियल मेंबर, किसके? लोकपाल के। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। सो जस्टिस ऋतु राज अवस्थी सोन एज जुडिशियल मेंबर ही है पर जुडिशियल वाली कैटेगरी में है लोकपाल ऑफ इंडिया के। इन्हीं के साथ साथ 2 और मेंबर्स भी अपॉइंट हुए हैं, पंकज कुमार, अजय तिर्के जी। अजय तिर्के और पंकज कुमार भी मेंबर्स के तौर पे लोकपाल में अपॉइंट हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे उनका टेन्योर पूरा हो गया तो वो निकले हैं बाहर। ठीक है। इनको ओथ किसने दिलाई? जस्टिस AM खानविलकर जी, यानी अजय मानिकराव खानविलकर जी ने दिलाई, जो कि चेयरपर्सन है लोकपाल ऑफ इंडिया है। देन जस्टिस ऋतु राज अवस्थी जी के बारे में अगर हम थोड़ी बात करें तो अभी जुडिशियल मेंबर बनने से पहले ये चेयरपर्सन रह चुके हैं 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के। उससे पहले ये कर्नाटका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। तो ऋतु राज अवस्थी जी का नाम अच्छे से याद रखेंगे। खानविलकर साहब तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ही, ये भी रिसेंट अपॉइंटमेंट ही है। चलिए, सो लोकपाल क्या होता है? वैसे मैंने आपको समझा दिया। एंटी करप्शन अथॉरिटी है, जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोग लगे हुए हैं, अगर उनके खिलाफ करप्शन की कंप्लेन आती है तो ये देखते हैं। इस बॉडी में एक चेयरपर्सन होते हैं, 8 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 50% जुडिशियल मेंबर होना जरूरी है। कौन अपॉइंट करता है इनको? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सबसे पहले वेरी फर्स्ट लोकपाल चेयरपर्सन ऑफ इंडिया कौन थे? पूछना चाहिए था मुझे क्वेश्चन, मैंने ये लिख दिया है आप लोगों के लिए। पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष जी पहले लोकपाल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, लोकपाल बोल देते हैं, लोकपाल चेयरपर्सन होना चाहिए वैसे। अगला अपॉइंटमेंट अब आ रहा है, ये जो आप विंडोज यूज करते हो ना माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज को अपने नए हेड मिले हैं, और क्या है उनका नाम? पवन दावलूरी। पवन दावलूरी। ओके, सो विंडोज में से पवन आती है ना, पवन यानी हवा, एयर, विंड। सो पवन से याद हो जाएगा, विंडोज के हेड बने हैं पवन दावलूरी। IIT मद्रास के ग्रेजुएट है एंड
बस इनको इस पोजीशन पे रखा गया है, इतना ही याद करना है। अब माइक्रोसॉफ्ट का थोड़ा सा एडिशनल देख लीजिए, कौन है हेड माइक्रोसॉफ्ट का? सीईओ और चेयरमैन कौन है? सत्या नडेला है। माइक्रोसॉफ्ट यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है और इसके हेडक्वार्टर है रेडमोंड वॉशिंगटन के अंदर। बढ़े आगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। नोबेल प्राइज लॉरेट या नोबेल प्राइज विनर डैनियल कानमैन जो कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में बहुत जाने माने व्यक्ति थे, उनका निधन हो चुका है। ठीक है, सो डैनियल कानमैन जो कि नोबेल प्राइज लॉरेट थे, इनका नाम अच्छे से याद रखना है। इनको नोबेल प्राइज मिला है कौन सी फील्ड में? इकोनॉमिक साइंसेज या जैसे इकोनॉमिक्स भी हम बोलते हैं। कब मिला, क्यों मिला, ये सब आपको पता होना चाहिए। इनकी एक बहुत पॉपुलर बुक आई जिस थ्योरी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, उसी को बहुत सिंप्लीफाई करके आम जनता के लिए उन्होंने इस किताब में लिखा था, तो उस बुक के ऑथर के रूप में भी आपको ध्यान रखना है। डैनियल कानमैन सीधे याद करिएगा। इनकी एक बहुत पॉपुलर बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, राइट? सो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो किसने लिखी है? डैनियल कानमैन ने लिखी है। एक साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट भी थे। 90 की एज पे इनकी डेथ हो गई। नोबेल प्राइज इनको मिला था 2022 में। 2022 में कैसे हमारी डिसीजन मेकिंग हमारे न्यूरोलॉजिकल बायसेस से अफेक्ट होती है, हम जो सोचते हैं उसके हिसाब से कैसे हमारी डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होती है, और इकोनॉमिक डोमेन के अंदर इन्होंने स्टडी की थी, अपनी थ्योरी दी थी, जिसके चलते इनको नोबेल प्राइज मिला था। 2022 के अंदर डैनियल कानमैन वन नोबेल प्राइज। इनकी बहुत पॉपुलर बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। चलिए आगे बढ़ेंगे। ना दिस इज अनदर सैड डिमाइस और पॉलिटिकल डोमेन से आ रही है। वैसे पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नेता नहीं है, लेकिन जिस वजह से इनकी डेथ हुई है वो न्यूज़ में काफ़ी आ रही है, इसलिए हम एक बार देख लेते हैं। फाउंडिंग लीडर रह चुके एमडीएमके के और 3 टाइम ईरोड से एमएलए सॉरी एमपी रह चुके ए गणेश मूर्ति जी इनका निधन हो चुका है। ठीक है, इन्होंने क्यों कोशिश की? इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, ऐसा अलीज किया जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि इनको इस बार लोकसभा जो इलेक्शंस होने वाले हैं उनमें सीट नहीं दी गई, टिकट नहीं दी गई। सो इसके लिए इन्होंने अटेम्प्ट किया डेथ को, और विच एक्चुअली हैपन इन दी हॉस्पिटल एंड ही इज नो मोर। ठीक है, सो इनको लोकसभा में 3 बार इलेक्ट करके ये ऑलरेडी आ चुके हैं, और इस बार टिकट न मिलने की वजह से इन्होंने ऐसा कुछ अटेम्प्ट किया है। और यहीं पे मैं आपसे पूछूंगी, बताइए इंटरनेशनल या वर्ल्ड सुसाइड डे कब आता है? अगर आप इतनी प्रोमिनेंट पोजीशन पे जाने वाले हैं और अगर आप इमोशनल मैनेजमेंट में पक्के नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि देश में जहां हम हर चीज को मैनेज करते हैं, हम कहीं ना कहीं हमारे माइंड को मैनेज करना सिखाने में एज अ कंट्री, एज एन इंस्टीट्यूशन, अलग अलग लेवल पे, बीट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, प्रोफेशनल बॉडीज फेल कर रहे हैं। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ग्लोबली ये हो रहा है। और यहीं पे इसीलिए आई एम सेइंग कि ठीक है, वी ऑफ कोर्स कंडोल गिव आवर कंडोलेंसेस टू हिज डिमाइस, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप किसी भी तरह के डिप्रेसिंग स्टेट से गुजर रहे हैं, जो कि ये भी गुजर रहे थे पर्सनल लेवल पे, ऐसा न्यूज़ बताती हैं ऑफ कोर्स, सो इट इज वेरी वेरी कॉमन एंड ऑब्वियस टू गो फॉर अ मेडिकल हेल्प। जैसे सिर दर्द होता है, बॉडी में चोट लग जाती है, तो हम मेडिकल असिस्टेंस के लिए जाते हैं। अगर हमारे माइंड के साथ कुछ इशू है, वी आर नॉट फीलिंग फाइन मेंटली, वी शुड गो एंड सीक मेडिकल सपोर्ट। ओके, ऑन दिस नोट बताइए मुझे इंटरनेशनल सुसाइड डे कब आता है? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो एश गणेशा मूर्ति जी का निधन हो गया है। कौन सी पार्टी से थे? एमडीएमके से, तमिलनाडु। नाउ दिस न्यूज एक बार ध्यान देने जैसी न्यूज है दैट सऊदी अरेबिया पहली बार मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अभी तक यहाँ से कोई भी फीमेल मिस यूनिवर्स में कंटेंट नहीं की है। सो दिस द फर्स्ट टाइम इन अ फर्स्ट सऊदी अरेबिया टू नाउ टेक पार्ट इन मिस यूनिवर्स 2024 कॉम्पिटिशन। और इनकी तरफ से कौन रहेंगी दावेदार या फिर पार्टिसिपेंट हु विल बी रिप्रेजेंटिंग सऊदी अरेबिया? रूमी अल-कहतानी। रूमी अल-कहतानी, so she'll be taking part in Miss Universe competition 2024। कहाँ होगा ये? मेक्सिको के अंदर होगा। ठीक है, एंड 73rd मिस यूनिवर्स कंपटीशन इस बार होगा। अब यहीं पे इंपॉर्टेंट है कि पिछले साल जो हुआ था मिस यूनिवर्स 2023, वो किसने जीता था? ओके, अब ये न्यूज में से और न्यूज जो निकल सकती हैं, जो क्वेश्चन निकल सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो मिस यूनिवर्स 2023 श्रेनिस पलेसियो ने जीता था, जो कि निकारागुआ से थी। श्रेनिस पलेसियोस। सो रूमी अल-कहतानी, ध्यान रखिएगा, सऊदी अरेबिया से। एक बार पोजीशन देख लीजिए सऊदी अरेबिया की, ये आपको
एशिया दिख रहा है, ये रेड में जो सऊदी अरेबिया है और इसकी कैपिटल है रियाद। और ये न्यूज़ में इसलिए आया बिकॉज जो सऊदी अरेबिया है अब वो थोड़ा सा मॉडर्न अप्रोच की तरफ मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ मोहम्मद बिन सलमान अल सौद, जो कि यहाँ के क्राउन प्रिंस भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं। सो मोहम्मद बिन सलमान, जो कि MBS लिखते हैं अपने इनिशियल्स ना, सो ही इज ऑफ एन ओपन आउटलुक। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूनेस्को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर इंडिया से 15th नंबर पे गरबा को रजिस्टर किया गया था। सो ये जो इंक्लूजन था, यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, नॉट वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज नहीं है, अगर मैंने पहले वो बोला हो तो प्लीज इग्नोर। यूनेस्को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इंटैंजिबल जिसको आप देख फील मतलब देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, लेकिन वो आपके कल्चर का बहुत अभिन्न अंग है, राइट। इंडियन कल्चर को आगे कैरी ऑन करने के लिए इस कुछ चीज़ों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रखा है, या वो हमारे कल्चर से बहुत स्ट्रांगली जुड़ी हुई है, उन चीज़ों को यूनेस्को एक्नॉलेज करता है। तो इसमें दिसंबर 2023 के अंदर गरबा को भी जगह मिली थी, लेकिन अब उसका जो सर्टिफिकेट है कि अब सर्टिफिकेट इंस्क्राइब होकर मिल गया है गरबा ऑफ गुजरात, वो अब रिसेंटली दिया गया है, इसलिए वापस से न्यूज़ में देखा गया, पीएम मोदी जी ने भी इसका मेंशन किया। सो यूनेस्को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जो कि सेफगार्ड करती है किसी भी कंट्री की हेरिटेज को, उसमें गरबा ऑफ गुजरात भी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में शामिल हो चुका है फ्रॉम इंडिया। और देखिए इंस्क्राइब किया गया था दिसंबर 2023 में, सर्टिफिकेट अब मिल चुका है। ऑड्रे अजूले इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। अब यहाँ पे हम ये तो मैंने आपको समझा दिया जो कहा है, ये देख लीजिए। सो इंडिया से कितनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्टेड है यूनेस्को के ऊपर? 15 है, हमने पहले भी बात की थी। कौन कौन सी है एक बार देखते हैं। रिसेंट मोस्ट हो गई गरबा गुजरात से 2023 में, इससे जस्ट पहले 2021 में दुर्गा पूजा कोलकाता की वेरी फेमस, उससे पहले कुंभ मेला, ये सब आप पिक्चराइज कर सकते हैं ना, कुंभ मेला 2017 में हुआ है। नवरोज फेस्टिवल जो हमने देखा था पारसीज का प्रोमिनेंटली होता है, 2016 में हुआ। योग, भारत का जो योग है, भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया, अब वो योगा बन के वापस भारत ही आ रहा है, इजंट इट, पावर योगा और पता नहीं कौन कौन सा योगा। सो योग 2016 में हुआ। देन ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट, जो बर्तन बनाने की एक कला है, ब्रास और कॉपर से ठठेरास जो बनाते हैं पंजाब के अंदर, उसको लिस्ट किया गया। संकीर्तन, मणिपुर में संकीर्तन होता है, वैष्णवाइट एंगल से होता है संकीर्तन, सो उसको। देन बुद्धिस्ट चैंटिंग जो होती है लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर साइड में, दैट इज ऑल्सो लिस्टेड। सो ये पूरी लिस्ट ना आपको एग्जाम परस्पेक्टिव से याद होनी चाहिए, ईयर भी याद होना चाहिए, हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट है। छऊ डांस 2010 में 3 चीजें इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल हुई थी, मुडियट्टू, कालबेलिया राजस्थान का, और छऊ। ओके चलिए मुझे बताइए छऊ कितने स्टेट्स में किया जाता है, मास्क के साथ और बिना मास्क के होता है ये, कितने स्टेट में छऊ होता है और कौन सा वाला मास्क वाला है, कौन सा बिना मास्क वाला है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। छऊ डांस, तो कालबेलिया राजस्थान का, मुडियट्टू केरला का, रमन जो कि एक थिएटर और फेस्टिविटी है गढ़वाल रीजन ऑफ हिमालयाज की। देन कुडियट्टम भी संस्कृत से रिलेटेड थिएटर है, इसमें आप मुझे स्टेट मेंशन करके बताइए कुडियट्टम कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। रामलीला जो यूजुअली नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया में होती है वो, और ये 2008 में अगेन 3 चीज़ें यूनेस्को इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल की गई थी। एक हमारी रामलीला थी ऑफ कोर्स, एक वैदिक चांटिंग जो वेदास की चांटिंग की जाती है वो, और तीसरा था कुडियट्टम संस्कृत थिएटर। 2008 में सबसे पहले हमारी 3 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज शामिल की गई थी। तो इसमें आप मुझे कुडियट्टम कहाँ होता है वो बताएंगे, छऊ डांस कहाँ होता है, मास्क वाला कहाँ, विदाउट मास्क वाला कहाँ, ठीक है। चलेंगे आगे। देन अगली जो न्यूज आ रही है वो डिफेंस सेक्शन से आ रही है। सो डिफेंस सेक्शन में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है कंपनी, उन्होंने बनाए हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए तेजस MK-1A जेट्स। ओके ये हमारे एग्जिस्टिंग तेजस जेट से अलग है, उनका अपग्रेडेड वर्जन है। तो ये इन्होंने जेट्स बनाया और उनकी पहली मेडन फ्लाइट सक्सेसफुली हो चुकी है, यानी उनको टेस्ट कर लिया उड़ा करके कि हाँ भाई बिल्कुल बढ़िया से उड़ रहे हैं, यानी कि अब हैंडओवर किया जा सकता है इंडियन एयरफोर्स को बहुत जल्दी ही। सो न्यूज है तेजस MK-1A कंप्लीट्स इट्स मेडन फ्लाइट, मेडन यानी पहली फ्लाइट। न्यूज समझ में आ गई, तेजस MK-1A। और ये क्या है, ये तेजस अभी जो हम सर्विस में ले रहे हैं उनके एडवांस जेट्स हैं। सो अब न्यूज़ को और थोड़ा विस्तार से समझ लीजिए। LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स
तेजस MK-1A completes maiden flight in बेंगलुरु। बेंगलुरु में क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, उन्होंने वहीं बनाया, वहीं इनकी टेस्ट फ्लाइट कर ली है। सो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A, MK इज व्हाट, मार्क 1A का चेकिंग हो चुका है और ये सुपीरियर वेरिएंट है हमारे LCA तेजस का, राइट। अब इनमें सुपीरियर क्या है, व्हाट आर दी एडिशंस? तो इनमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक रडार इनका बहुत स्ट्रांग है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इनके अंदर कॉम्बैट कैपेबिलिटी अच्छी है, मेंटेनेंस के लिहाज से ये बेटर है तेजस से, तो इनको बनाया गया है। और ऐसा नहीं है कि एक ही टेस्ट किया गया है, इंडियन एयरफोर्स ने एक MOU साइन किया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में 83 तेजस के लिए, 83 तेजस मार्क 1A के लिए, जिसमें 73 ये तेजस होने थे और 10 ट्रेनिंग वाले होने थे, ठीक है। और उसी के साथ साथ क्लियरेंस ये भी मिल चुका है कि 97 और आप खरीद सकते हो, तो 83 + 97 ये एयरक्राफ्ट खरीदे जा सकते हैं HAL से। उसी के तहत अब ये सक्सेसफुल ट्रायल हो गया है, तो बहुत ही जल्दी इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर कर दिए जाएंगे, ठीक है जी। अब ये जो तेजस है ये किनको रिप्लेस करेंगे? अभी जो एग्जिस्टिंग MiG-21 बाइसन स्क्वाड्रन पूरा यूज में आ रहा है, लेकिन वो ऑब्सोलीट हो चुका है, तो धीरे धीरे फेज्ड मैनर में इनको हटा करके तेजस इनको रिप्लेस करते जाएंगे। सो 2025 तक रिमेनिंग जो MiG-21 बाइसन है उन एयरक्राफ्ट्स को हटा करके तेजस उनकी जगह ले लेंगे। न्यूज समझ में आ गई? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्ड है। इस एग्जिस्टेंस में कब आई थी? 1940 में आ गई थी, 23 दिसंबर 1940। वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट कंपनीज है व्हेन इट कम्स टू एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। और कौन इसको हेड कर रहे हैं अभी? CMD कौन है इसके? CB आनंद कृष्णन जी, CB अनंत कृष्णन। न्यूज इज क्लियर टू यू? तेजस का ही एडवांस वर्जन है MK-1A, जिसको कि बनाया जा रहा है और उसकी सक्सेसफुल ट्रायल हो चुके हैं। अगली न्यूज में आते हैं हम स्पेस सेक्शन से। स्पेस के अंदर अभी इसरो ही सारे लॉन्च व्हीकल्स बनाता है और वही सैटेलाइट्स भेजता है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स भी इसके अंदर हैं। तो स्काई रूट करके एक प्राइवेट कंपनी है, वो काम कर रही है विक्रम 1 के ऊपर। विक्रम 1 क्या है? एक लॉन्च व्हीकल है जो कि ऑर्बिट, स्पेस ऑर्बिट में जाकर के और सैटेलाइट को प्रक्षेपित यानी कि प्लांट कर सकता है। उसके अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। तो वो 3 फेज्ड लॉन्च व्हीकल है, रॉकेट है। उसका जो 3rd स्टेज था, 3 स्टेज का है वो। 3rd स्टेज जो सबसे पहली स्टेज होती है उसका टेस्ट हो चुका था सक्सेसफुल। 2nd स्टेज का जो टेस्ट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। किसके टेस्ट चल रहे हैं? रॉकेट के टेस्ट चल रहे हैं। ये रॉकेट एक प्राइवेट कंपनी बना रही है। तो ऑर्बिट में, ऑर्बिट तक जाने वाला, स्पेस ऑर्बिट तक जाने वाला पहला प्राइवेट रॉकेट कौन सी कंपनी लॉन्च करने जा रही है? 2024 में ही कर देगी, स्काई रूट है, ठीक है। न्यूज समझ में आ गई? अब देख लेते हैं। तो स्काई रूट सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर दिया इन्होंने स्टेज 2। टोटल कितनी स्टेजेस होंगी विक्रम में? 3। तो विक्रम 1 स्पेस लॉन्च व्हीकल है यानी रॉकेट है, और इसमें 3 स्टेजेस हैं, जिसमें से स्टेज 3 का ऑलरेडी टेस्ट हो गया है, स्टेज 2 का सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया है, स्टेज 1 का टेस्ट अब बच रहा है। गॉट इट? चलो, ये जो स्टेज 2 है विक्रम 1 स्पेस लॉन्च व्हीकल की, उस स्टेज 2 का नाम दिया हुआ है। क्या नाम है? कलाम 250। कलाम 250। स्टेज 3 जो थी, जिसका पहले टेस्ट किया गया था, उसका नाम क्या दिया गया था? कलाम 100। कई जगह उसको स्टेज 1 कहा गया, कई जगह उसको स्टेज 3 कहा गया, वैसे वो स्टेज 3 है। व्हाट एल्स? हाँ, कलाम 250 हो गया। देन कहाँ पे इसका सक्सेसफुल इसको चला करके देख लिया गया कि ओके दिस स्टेज इज वर्किंग फाइन। तो ये जो टेस्ट है ये सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, जो कि इसरो का प्रोपल्शन टेस्ट बेड है। यानी जो भी प्रोपेल किए जाते हैं, रॉकेट्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, उनकी टेस्टिंग कहाँ होती है? SDSC श्रीहरिकोटा में होती है। यहीं पे इसकी भी टेस्टिंग हुई। और विक्रम 1, लाइक आई वाज टेलिंग यू, 3 स्टेज का एक रॉकेट है, सॉलिड फ्यूल बेस्ड रॉकेट है। और ये इसकी सेकेंड स्टेज की टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्यों थी? बिकॉज यही स्टेज होती है जो अर्थ के डेंस एटमॉस्फेयर से निकाल के और रॉकेट को जो वैक्यूम है स्पेस का वहां पहुंचाती है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज आउटर स्पेस में पहुंचाने के लिए। स्काई रूट ने कलाम 100 को 2021 में टेस्ट कर लिया था, जो कि 3rd स्टेज थी विक्रम की। अब 2nd भी टेस्ट हो चुकी है। विक्रम 1 की अगर हम बात करें, वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च होने वाला विक्रम 1 पहला बनेगा। इससे पहले सब ऑर्बिटल स्पेस लॉन्च हो चुका है, यानी ऑर्बिट से नीचे तक का, एंड वो विक्रम S नाम से था, और वो भी स्काई रूट ने किया था 2022 के अंदर।
ठीक है, तो विक्रम एस वॉज सब ऑर्बिटल एंड विक्रम 1 विल बी ऑर्बिटल, प्रॉपर ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल। गॉट इट। और ये मिड 2024 में एक्सपेक्टेड है कि लॉन्च हो जाएगा। कौन है भाई हेड स्काई रूट के? पवन चंदाना, पवन चंदाना जी हैं। अगली खबर आ रही है, मिस्टीरियस क्रेटर इन गुजरात। गुजरात का जो कच्छ रीजन है वहां पे एक बहुत बड़ा क्रेटर है। क्रेटर क्या होता है? धरती में जो डिप्रेशन होता है उसको क्रेटर कहते हैं। 1.8 अराउंड किलोमीटर्स जितना बड़ा क्रेटर है ये, और उसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि भाई ये क्रेटर बनने के पीछे क्या कारण है। तो जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं इस नतीजे के कि ये किसी न किसी एस्टेरॉइड के टकराव के कारण बना था। यानी कि ऐसे जो पत्थर के टुकड़े घूमते रहते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उनमें से एक आके thousands of years पहले धरती से टकराया, जिसकी वजह से क्रेटर बना है। सो मिस्टीरियस क्रेटर इन गुजरात कुड बी द रिजल्ट ऑफ एन एस्टेरॉइड इम्पैक्ट। कुड भी है अभी तक इसका, लेकिन हम प्रॉपर प्रूव नहीं कर पाए, इस पर भी फर्दर वर्क चल रहा है। सो 1.8 किलोमीटर वाइड क्रेटर है जो कि गुजरात के कच्छ रीजन के अंदर है, और अभी तक ये लग रहा है कि एस्टेरॉइड की वजह से। और इस क्रेटर का क्या नाम है? इसको कहते हैं हम लूना स्ट्रक्चर। लूना स्ट्रक्चर, लूना आती थी ना पहले चलाने वाली, आज के पेरेंट्स दे विल बी टेलिंग यू। और इस लूना स्ट्रक्चर को एंशिएंट हड़प्पन सिविलाइजेशन से बहुत स्ट्रांगली लिंक किया जाता है, बिकॉज ये जो कच्छ रीजन है गुजरात का, जहाँ पे लूना स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सबसे जो इनिशियल फेज था हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो बसा करता था। और ऐसा लिंकिंग है कि प्रॉबेबली इस एस्टेरॉइड के टकराने की वजह से वहां जो रह रहे थे लोग, वो पूरी सिविलाइजेशन वहां से ध्वस्त हुई होगी, राइट। और जब पूरी यहाँ पे खुदाई वगैरह और सारी स्टडी हो रही है, तो इरिडियम की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस यहाँ देखी गई है मिट्टी के अंदर, नोटेबल प्रेजेंस है। और ये इंडिकेट करती है कि जो मीटियोराइट टकराया होगा, जो एस्ट्रॉइड टकराया होगा, उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रख लेनी चाहिए। ये लूना क्रेटर का मैपिंग है। चलिए, और फिर न्यूज़ आ रही है कि थाईलैंड, इंटरनेशनल डोमेन से है, कि थाईलैंड ने हिस्टोरिक मूव में लीगलाइज करने के लिए सेम सेक्स मैरिज को मैरिज इक्वालिटी बिल पास कर दिया है अपने लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर। सो थाईलैंड के लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने बहुत अच्छी मेजॉरिटी से, 96 पॉइंट समथिंग मेजॉरिटी से पास कर दिया है सेम सेक्स मैरिज के लिए मैरिज इक्वालिटी बिल। और अब ये जो बिल है ये सेनेट में जाएगा, जो कि बहुत रेयरली किसी बिल को नामंजूर करती है अगर लोअर हाउस में पास हो जाता है, और फिर ये किंग के पास जाएगा रॉयल एंडोर्समेंट के लिए। बट मोस्ट लाइकली है कि थाईलैंड में ये बिल आ जाएगा सेम सेक्स मैरिज को अप्रूवल देते हुए। साउथ ईस्ट एशिया का, कल हमने देखा था साउथ ईस्ट एशिया रीजन, तो साउथ ईस्ट एशिया का पहला कंट्री जो कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने जा रहा है वो बन जाएगा थाईलैंड। एशिया की अगर हम बात करें तो थर्ड कंट्री बनेगा जहां पे सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर किया जा रहा है। इससे पहले ऑलरेडी ताइवान और नेपाल, नेपाल ये सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करते हैं। ताइवान के अंदर तो बिल पास हो रखा है, नेपाल में सुप्रीम कोर्ट ने इनके बोल रखा है कि हाँ जी आप लीगलाइज कीजिए, आप मतलब उनको रजिस्टर करेंगे अगर वो मैरिज हो जाती है। सो ताइवान एंड नेपाल ऑलरेडी एक्नॉलेज सेम सेक्स मैरिज। और तीसरी कंट्री कौन सी बन जाएगी एशिया से? थाईलैंड बन जाएगी, बहुत क्लोज है, और साउथ ईस्ट एशिया की पहली कंट्री है। गॉट इट जी। चलिए, अच्छा यही मुझे आप बता दीजिए यही आप बता दीजिए, हु इज द किंग ऑफ थाईलैंड? थाईलैंड के किंग का नाम आप बताएंगे। एंड देन फाइनल न्यूज है ये, इसके बाद हम रिवीजन क्वेश्चन पे चलेंगे। अडानी ग्रीन एनर्जी गैलरी एट लंदन साइंस म्यूजियम, लंदन का जो साइंस म्यूजियम है वहां पे अडानी ग्रीन एनर्जी को एक पूरा गैलरी इनॉग्रेट किया गया है, ताकि जो भी यंग लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, आए और समझे कि हम ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में और क्या क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी गो फॉर अ रिन्यूएबल एंड पोल्यूशन फ्री वर्ल्ड विद ग्रीन एनर्जी। तो साइंस म्यूजियम इन लंदन ने ओपन की है अडानी ग्रीन एनर्जी गैलरी, एनर्जी रेवोल्यूशन दी अडानी ग्रीन एनर्जी गैलरी। बस ये वन लाइनर न्यूज की तरह ध्यान रख लेंगे। कहाँ ओपन हुई है? लंदन के साइंस म्यूजियम में। चलिए जी, अब पूरा अभी मैंने तक बता, पूरे सेशन में अभी तक मैंने नहीं बताया कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा। अब बता देते हैं, बिकॉज अब हम रिवीजन क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आज की न्यूज हो चुकी है खत्म। सो आज जो भी कुछ आपने पढ़ा है इस पूरे सेशन में, इसका पीडीएफ आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो? आप अगर लाइव चैट में मौजूद हो तो वहां पे आपको एक लिंक पिन करके दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो परचम के टेलीग्राम चैनल से आप एक्सेस कर सकते हो। आप लाइव चैट में नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये टाइटल के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे, वहां पे टेलीग्राम का लिंक भी है। अगर आपने परचम ऐप डाउनलोड कर रखी है, विच आई वुड रेकमेंड कि आप कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको द हिंदू की वोकैब डेली मिल जाती है, डेली आपको स्टैटिक के क्वेश्चंस वहां मिलते हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, स्टैटिक जीके के।
तो अगर आपने वो डाउनलोड कर रखी है तो वहाँ पे स्टोर सेक्शन में फ्री मटेरियल सेगमेंट में भी आपको ये पीडीएफ रोज मिल जाएंगे। वीकली मंथली मैगजीन अगर आपको चाहिए, जो वीकली रिवीजन आता है, मंथली पूरा सेशंस आते हैं, उनकी मैगजीन चाहिए तो वेबसाइट पे जाना होगा। ठीक है, सो जैसे फरवरी की आपको मिल जाएगी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव मैगजीन, सेगमेंट वाइज, स्पोर्ट्स की अलग, स्टेट न्यूज़ अलग, सारी कैटेगरी वाइज। और अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए मंथली तो भी आप वेबसाइट से ले सकते हो। हर महीने 150 से ज़्यादा एमसीक्यूज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपके लिए लेकर के आते हैं इन दिस ई बुक जिसका नाम है सवाल। अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए सीए की पीडीएफ्स का, सारी पीडीएफ्स का, सवाल का, तो उसके लिए फिर आपको परचम ऐप पे जाना होगा। ठीक है, जैसे कि सीए सब्सक्रिप्शन में आपको डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली, एनुअल जो भी वीडियो यहाँ पे लिए जाते हैं यूट्यूब पे, सबके पीडीएफ मिल जाते हैं। पीडीएफ बैंक में बाकी सब्जेक्ट्स के भी मिल जाते हैं। इस तरह से कोई भी कोर्स और सब्सक्रिप्शन लेना है तो ऐप चेकआउट कीजिएगा। मैं ज़्यादा जानकारी बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं दूंगी, सेशन बहुत लंबा करने का मतलब नहीं है। हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। पीडीएफ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपने परचेज की है 10, 15, 20, 40 रुपीज़ की और नहीं मिल पा रही है, तो प्लीज़ आप अपनी पेमेंट रिसीट के साथ यहाँ मेल किया कीजिए। परचम ऐप में आप चैट भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन लेंगे आप लोगों के लिए। बताइए, राइट नाउ, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ निया? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी निया के डायरेक्टर जनरल के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया है? क्या होगा आंसर? सदानंद वसंताते। सदा आनंद में रहते हैं, वसंती वसंत बोले हाँ हम इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, बिल्कुल सीधे याद रहता है, सीधे कर लीजिए, वरना टेक्निक यूज कर सकते हैं। What civilization has been linked to Luna structure crater? लूना क्रेटर कहाँ है? पहली चीज तो ये है कच्छ गुजरात के अंदर, याद रखिएगा। दूसरी चीज, कौन सी सिविलाइजेशन है जिसको, या सभ्यता है जिसको इससे जोड़ रखा है कि भाई यहाँ ये सिविलाइजेशन रहा करती थी? आंसर होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके। Which country is set to make its debut appearance in Miss Universe Pageant 2024? Miss Universe Pageant 2024 जो है उसमें अपनी डेब्यू अपीयरेंस यानी पहली बार कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करने जा रही है? आंसर इज सऊदी अरेबिया। ओके। डैनियल कानमैन, a pioneer of behavioral economics who passed away recently, got Nobel Prize in Economics in which year? कौन से साल में नोबेल प्राइज जीता था डैनियल कानमैन ने इन इकोनॉमिक्स? ईयर 2022। ओके, देन कुछ प्रीवियस डेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हु इज द रिसिपिएंट ऑफ एबेल प्राइज 2024? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। एबेल प्राइज 2024 अभी रिसेंटली हमने पढ़ा, किसको मिला है एबेल प्राइज? एबेल मिशेल, सेम नाम था तो मिशेल टैलेग्रांड। ओके। हु हैज बीन नेम्ड एज सेनेगल्स नेक्स्ट प्रेसिडेंट? सेनेगल जिसकी कैपिटल है दकार, उसके नए प्रेसिडेंट, सेनेगल को मैंने सिनेगल से याद करवाया था। सिनेमा में गर्ल क्या करती रहती है? क्या करती रहती है? बस रोती रहती है। सो बसिरो देओमय फे इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सेनेगल। Which mission's landing site was named स्टेशो शिव शक्ति? स्टेशो शिव शक्ति एक साइट को हमने नाम दिया था, और कौन सी साइट है वो? चांद पे कुछ पहुंचा था, चंद्रयान 3 पहुंचा था, और उसकी साइट को हमने स्टेशो शिव शक्ति नाम दिया था, और जिसको आईएयू ने भी अप्रूवल दे दिया। Which countries are involved in new agreement to build Australia's SSN AUKUS submarines? ऑस्ट्रेलिया को SSN AUKUS submarines मिलेंगी, कोई इनके लिए बनाएंगे, राइट? तो इसके लिए एक अग्रीमेंट हुआ, कौन से देश इसमें शामिल थे? इस ऑकस से ही पता चल जाएगा। ए से ऑस्ट्रेलिया, फिर यूके और यूएस। सो यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ए विल बी द राइट आंसर। एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू। Who has been appointed as Director General of National Disaster Response Force? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट योर आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। ये हो गया आज का पूरा सेशन खत्म, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमने कवर कर ली है। अब हम मिलेंगे कल सैटरडे को सेम टाइम 12 इन दी नून विथ अनदर डेली सीए सेशन। और जाते जाते आप लोगों के लिए एक थॉट टू पॉन्डर ओवर एंड टू इम्प्लीमेंट। No one can do a better job at pushing you to be a better you than you. आप अपना बेटर वर्जन बनना चाह रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपके जो भी शुभ चिंतक हैं, जैसे फ्रेटर्निटी होती है, टीचिंग फ्रेटर्निटी, जब आप फिजिकल क्लासरूम में होते हैं वो आपके पीछे पड़े रहते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये गड़बड़ चल रहा है। पेरेंट्स तो ऑफ कोर्स हमारे बेस्ट वेल विशर्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ हमें बताते ही रहते हैं, बट
द ओनली पर्सन जिसकी हम मानते हैं एट द एंड ऑफ द डे, अगर हम पेरेंट्स की भी मानते हैं तो इसलिए मानते हैं बिकॉज हम उनसे अग्री कर रहे होते हैं। तो अगर आप किसी भी इंसान की इस पूरी दुनिया में बात एक्चुअली में मानते हो तो वो आप खुद हो, राइट? तो ऐसे में अगर आपको कुछ भी बेटर करना है, अपनी लाइफ की कुछ हैबिट सुधारनी है, अपने बिहेवियर में कुछ इंप्रूवमेंट लाना है, अपने करियर में कुछ इंप्रूवमेंट लाना है, अपने रूटीन के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट लाना है, वट एवर, द ओनली पर्सन एंड द बेस्ट पर्सन हु कैन डू दैट, जो कि आपको पुश दे सकता है, आपसे बातचीत कर सकता है, आपको इंप्रूवमेंट की तरफ ड्राइव कर सकता है, वो आप खुद हो। मेरे लिए मैं खुद हूं, आपके लिए आप खुद हो, राइट? और बातों से ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट नहीं होता ना, मैंने कह दिया आप ही अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, आप बोलोगे अच्छा मैम पर कैसे? तो एक छोटी सी टिप देती हूँ, ट्राई टू वर्क ऑन योर रूटीन्स, ट्राई टू वर्क ऑन योर रूटीन। आजकल ना ये इंस्टाग्राम की दुनिया में और ये सोशल मीडिया की दुनिया में एक चीज बहुत कॉमन हो गई है कि सक्सेसफुल वो है जिसको एक किसी रूटीन में बंधना नहीं पड़े, राइट? सुना होगा आपने भी, राइट? कि सक्सेस तब होगी जब मुझे एक समय पे उठना नहीं पड़े, समय पे काम पे नहीं जाना पड़े। ये सब मिथ्या है, सब हवा में उड़ जाने वाली बातें हैं। आप मोस्ट सक्सेसफुल इंसानों को इस दुनिया के उठा के देखिए, वो भी रूटीन में बनते हैं, राइट? आप प्राइम मिनिस्टर को उठा के देखिए, क्या उनका रूटीन नहीं होगा? आपको क्या लगता है जब जो मर्जी आए कर सकते हैं? किसी भी इंसान को उठा लीजिए, बिलियनियर्स को उठा लीजिए, क्या वो रूटीन में नहीं बंधे हुए होंगे? हाँ, जब वो वेकेशन लेते हैं तब अलग बात है, अदरवाइज तो रूटीन है ना। आपको अपना एक रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। पूरे 24 घंटे को रूटीन में मत बांधिए, लेकिन एटलीस्ट एक समय, मे बी 5-6 आवर्स आपके बिल्कुल रूटीन पैक्ड होने चाहिए। जिस भी चीज में आप इंप्रूव करना चाह रहे हो उस चीज को प्रायोरिटी पे रखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी स्टडीज को प्रायोरिटी रखना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव अ वेकिंग अप टाइम रूटीन। रोज अगर 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 10 बजे, जो भी आप टाइम डिसाइड करते हो उठना है तो उस टाइम उठना ही है। सोते टाइम आप अराउंड दैट टाइम सो सकते हो, जो भी आप डिसाइड करते हो, लेकिन उठना पिन पॉइंटेड उस टाइम है। उठने के बाद के जो 5 से 6 घंटे हैं वो आपके एकदम फिक्स रूटीन पे चलने चाहिए। दिस इज व्हाट आई वुड रेकमेंड। अगर आपको खुद को पुश करना है टू बी बेटर, यू मस्ट हैव अ रूटीन। दिस इज स्मॉल टिप, बहुत सारी और चीजें चाहिए पर ये एक चीज तो चाहिए ही चाहिए। सोचिएगा आज इसके बारे में, ठीक है? मिलेंगे कल, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।